जाहिल और अनपढ़ में क्या फर्क है। यह कहानी है मेरे यूनिवर्सिटी दौर की। क्लास खचाखच भरी हुई थी। टीचर ने सवाल किया, बताइए जाहिल और अनपढ़ में क्या फर्क है। क्लास में सन्नाटा छा गया, किसी के पास जवाब नहीं था। टीचर हैरानी से सबके चेहरे तक रहे थे। ऐसे में एक स्टूडेंट ने हाथ उठाया, बोला, सर अनपढ़ तो वो हुआ जो पढ़ा लिखा नहीं है, मगर जाहिल वो है जिसके हाथ में डिग्री तो है मगर शऊर नहीं है। ये जवाब देने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका भाई यानी मैं ही था। उस रोज मैंने जवाब तो दे दिया, लेकिन आज एक सवाल मुझे परेशान करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर बड़े ही फकरिया अंदाज में लिखा गया है कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखों की तादाद 62% है। बहुत अच्छी बात है, मगर एक रिसर्च बताती है कि 9% लोगों को छोड़कर बाकी सब जाहिल हैं। हो गए ना कंफ्यूज? चलिए तो फिर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम पढ़े लिखे होकर भी जाहिल क्यों हैं? आप जानते हैं कि थिंक मुआशरे में पॉजिटिव चेंज लाने का विजन रखता है। इसीलिए ये वीडियो मैं इस उम्मीद के साथ बना रहा हूं कि थिंक का ये कंटेंट पाकिस्तान से जिहालत मिटाने में मदद करेगा। आप भी साथ निभाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो हर जगह फैलाइए। मैंने कहा था ना आपसे थिंक अकेला नहीं है। आपकी रूह की ग़िज़ा के लिए थिंक वॉइस आ गया है, फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपके इंटरेस्ट को देखते हुए हम थिंक क्राइम भी ले आए हैं, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस स्टोरी में चलते हैं। तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। जहालत किससे मिटती है? शऊर आने से, सिविक सेंस होने से। क्योंकि ये सिविक सेंस ही है जो इंसान और हैवान में फर्क बताता है। ये शऊर ही है जो खत्म होते हुए जापान को नई राह दिखाता है, गुलामों को अपना मुल्क दिलाता है, इनकलाब लाता है। तालीम इंसान को बड़ा ओहदा देती है और शऊर अनपढ़ को भी ईदी बनाता है। लेकिन आज 77 साल पहले जो शऊर बेदार हुआ था वो सो गया है। हमारी तहजीब और वकार कहीं खो गया है। आखिर हमारे मुल्क को क्या हो गया है? कौन ले गया हमसे ये शऊर? खो गया तो कहां? चोरी हुआ तो किसने किया? वापस कैसे मिलेगा? तो आइए पहले आपको आपके हालात बेशऊरी दिखाते हैं, फिर शऊर कैसे मिलेगा ये थिंक की इस वीडियो में बताते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला एड इश्तिहार किसने बनाया था? विलियम कैक्सटन ने? या फिर 5000 साल पहले मिस्र में रहने वाले शख्स हपू ने? जी नहीं, इब्लीस ने। सही सुना, दुनिया का सबसे पहला ऐड शैतान ने ही बनाया था। जिस तरह आज कंपनीज चाय, दूध, घी से लेकर माचिस की तीली बेचने के लिए लाखों करोड़ों के एड्स बनाकर खवातीन को अट्रैक्ट करती हैं, बिल्कुल उसी तरह शैतान ने गंदुम की वो सारी क्वालिटीज अम्मा हवा को गिनवाई और इस इश्तिहार के बहकावे में आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि वो इस प्रोडक्ट को टेस्ट करके देखें। लेकिन इसका सिविक सेंस से क्या ताल्लुक, ये आगे चलकर बताऊंगा। अभी समझ लेते हैं कि सिविक सेंस कहते किसे हैं। आप में से हर दूसरे शख्स के साथ कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही होगा कि जब अम्मी किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर से आई हों और आते ही तारीफों के पुल बांध दिए हों कि क्या घर था, बिल्कुल साफ सुथरा, हर चीज जगह पर थी। लोग तो ऐसे थे कि जैसे तहजीब उन पर खत्म होती हो। मालिक तो नौकर तक से बड़ी इज्जत के साथ बात कर रहा था। दूसरे कमरे में कोई टीवी देख रहा है, ये भी तब पता चला कि जब उनकी बेटी वॉशरूम लेकर जा रही थी। न शोर शराबा, न दिखावा। पैसा होने के बावजूद कितने सादा लोग थे। लेकिन क्या कभी सोचा कि अम्मी जिस घर की तारीफ कर रही हैं उसमें ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं? सिविक सेंस, जो अब सिर्फ चंद घरों तक महदूद रह गया है। वरना एज अ नेशन तो हमारी सोसाइटी में सिर्फ सिविक क्योस ही है। एक नजर डालिए तो पता चलेगा कि हम फास्ट लेन में स्लो चलाते हैं, सुर्ख बत्ती पर दौड़ लगाते हैं, कतार लगाने से कतराते हैं, लग जाएं कतार में तो झगड़ते नजर आते हैं, आंगन में पौधे लगाते हैं, बाग उखाड़ खाते हैं, फिर उन पर बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें भी पार्किंग देना भूल जाते हैं, दुकान का चबूतरा साफ कराते हैं, सड़क चीर फाड़ डालते हैं, घर को साफ रखने के लिए 4 डस्टबिन लाते हैं और उनका कचरा बाहर फेंक कर पूरी गली महकाते हैं, वालिदैन से बेखौफ नजर आते हैं, बीवी पर चिल्लाते हैं, बच्चों को हाई स्कूल में पढ़ाते हैं मगर तरबियत नहीं कर पाते हैं। यही पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं आदाब व कवानीन खूब निभाते हैं, सर से पांव तक यकसर बदल जाते हैं। गोया शऊर से आरी नहीं मगर अपने वतन में बेशऊरी दिखाते हैं। 14 अगस्त पर कौम का सर शर्म से झुकाते हैं, शुक्राने के नफिल अदा करने के बजाय बच्चों को बाजे पकड़ाते हैं,
तेज डैग बजाते हैं, न्यू ईयर पर बाइक से साइलेंसर निकाल कर गलियों में दौड़ाते हैं, शबे बारात पर जंग का माहौल बनाते हैं। तो बड़ी ईद पर सड़कों पर ओजड़ियां फैलाते हैं। कहां का शऊर? हमें तो बस दिखावा चाहिए। जो इस मुल्क में गंद फैलाते हैं उनके घर भी साफ नहीं नजर आते हैं। बस ये भूल जाते हैं कि जब ये कचरा बढ़ता चला जाएगा तो एक दिन घर के अंदर ही आएगा। हमने शऊर को कभी इम्पोर्टेंस दी नहीं है सोसाइटी में। हमने सिर्फ क्या पैसा कमाना, जॉब, दूसरी चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस दी है, पर शऊर पे कभी डिस्कशन ही नहीं हुई। कभी कोई नेशनल लेवल पे कैंपेन भी नहीं हुई। शऊर हमारे मुआशरे में कब था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन खत्म कैसे हुआ ये जरूर जानता हूं। इसमें सबसे मेन रोल है ब्लेम गेम का, जो बच्चा बचपन से देखता आ रहा है। जब माँ उसकी फैलाई हुई गंदगी साफ करती है, शौहर, देवर, जेठ, ससुर और सास के खाने के बर्तन धोती है, कोई चीज तोड़ दे तो बाप दूसरी ला कर दे देता है, तो उस बच्चे के अंदर एक मेंटलिटी डेवलप होती है जिसे बायस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। यानी एक शख्स खुद को ये कहकर मुतमईन कर लेता है कि ये मेरा काम नहीं, कोई दूसरा कर लेगा। घर गंदा मैं करूंगा, मेड या माँ साफ करेगी। गली में कचरा मैं करूंगा, उठाना स्वीपर ने है। पार्क में गंदगी मैं करूंगा, सफाई इंतजामिया करेगी। पब्लिक प्रॉपर्टी खराब मैं करूंगा, ठीक कोई और करेगा। ना भी करे तो क्या फर्क पड़ता है, रोड पर मैं थूकूं, साफ कौन करे मेरा मसला नहीं। और ये मेंटलिटी जन्म देती है एक और मेंटलिटी को, मिमेटिक बिहेवियर। यानी जैसा इंसान अपने आसपास के लोगों को करता हुआ देखता है वो भी वही करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पार्क में जाते हो और देखते हो कि वहां डस्टबिन होने के बावजूद लोग कचरा वहीं फेंक रहे हैं जहां खा रहे हैं। आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे यार इतने लोग कूड़ा जमीन पर फेंक रहे हैं, मैं भी फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा। जब बहुत सारे लोग टायर जला रहे हैं, गाड़ियों पर पथराव कर रहे हैं, तो मैंने भी कर दिया तो क्या हो जाएगा। अगर मेरा बाप मेरी माँ की इज्जत नहीं करता तो मैं भी नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। अगर मेरी माँ खिड़की से बाहर कचरा फेंकती है तो मैं भी फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त सिग्नल तोड़ते हैं फिर मेरे तोड़ने में क्या बुराई है। इस तरह हर बुराई ट्रेंड बन जाती है, जैसे कि ये वाला ट्रेंड। जब आपने कहीं जल्दी पहुंचना हो, ट्रैफिक जैम मिले, गाड़ी से उतरकर आगे जाएं तो एक ट्रक पर 2 बड़े डैग और इस गाने पर 10 अफराद बीच रोड पर डांस करते मिलेंगे। कैसा लगेगा? दिल तो चाहेगा कि इस खुशी के घर को मातम में बदल दें, मगर फिर सोचेंगे कि बेचारी लड़की का क्या कसूर। लेकिन देखा जाए तो भाई उन लोगों का भी क्या कसूर जो किसी की भाभी आने की वजह से लेट हो रहे हैं। और ये तो सिर्फ शादी वाले दिन का सीन है। इससे पहले भाभी की मेहंदी की वजह से पिछले 5 दिन लोगों की इबादतें खराब हुई। कव्वाली फंक्शन के दौरान किसी मरीज को दिल का दौरा पड़ा और रुखसती पर होने वाली आतिशबाजी में किसी का नुकसान होना बाकी है। मैंने ऐसे यूरोप में गांव देखे कि जहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं, मार्ट्स हैं, वहां पे कोई सेल्समैन नहीं होता। दुकान से आपने कुछ खरीदा, जो उसके ऊपर टैग, प्राइस टैग लगा है, वो कीमत है, आपने मशीन के जरिए से पे कर दी या डब्बे में डाल दी। आपके यहाँ क्या है, लोग मस्जिद में जाते हैं, खुदा की कसम जूते अपने उठा के अंदर साथ लेके जाते हैं, चटाई के नीचे रखते हैं कि जूता ना चोरी हो जाए। 14 अगस्त जिन साहब का सबसे ज्यादा जिक्र होता है बानिए पाकिस्तान, वो इत्तेहाद, ईमान और तंजीम का मैसेज दे रहे हैं। और तंजीम का मंजर आप देख लीजिए 14 अगस्त को, जो मज़ार कायद पे जाके देखिए। और अक्सर ये मॉब कल्चर बस्तियों की बस्तियां उजाड़ता है, मीनारे पाकिस्तान पर लड़की के कपड़े फाड़ता है, साहिल समंदर पर लोगों को लूटता है, शादियों में बिरयानी पर टूटता है, कोचिंग जाती लड़कियों को घूरता है, बाद बेबाद शरीफ लोगों को कूटता है। और कितने लोग इस मॉब कल्चर की वजह से बेगुनाह मारे गए। इनकी कहानी तो अलग ही है। कायद ने तो मुल्क बनाया था हुजूम को कौम बनाने के लिए। बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी ये तहजीब बचाने के लिए, जिसे आज हम रोजाना अपने पैरों तले रोंदते हैं। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये करने के बाद सोचते हैं। पैसे का अमल दखल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादा पैसा कमाना, आगे बढ़ना, राइट और रॉन्ग तरीक़ों से अपने लिए रास्ते निकालना, वो फिर सारी चीज़ों के अंदर हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आता है। डिग्री होल्डर्स आपके बिजनेस साइड को शायद बेनिफिट कर सकते हैं। एक डिग्री होल्डर अगर ऑफिस में बैठा है तो वो बिहाइंड द डेस्क बहुत अच्छे काम कर सकता है, मगर एक डिग्री होल्डर
पॉलिटिशियन बन के आपके लोगों को लीड नहीं कर सकता। जो पढ़ लिख के गैर महज़्ज़ब हों वो सोसाइटी के लिए ज़्यादा नुकसान है। बेशऊरी का ये आलम है कि जितने भी पढ़े लिखे हों लेकिन आज तक ये भी ना समझ सके कि लिफ्ट में ऊपर और नीचे जाने के लिए कौन सा बटन दबाना है। 4 लोग ऊपर जा रहे हैं, अचानक लिफ्ट रुकती है और एक पढ़ा लिखा शख्स शक्ल पर ढीठ सी मुस्कुराहट सजाए कहता है, अच्छा सॉरी, ऊपर जा रही थी, मुझे तो नीचे जाना है। ओ भाई, लिफ्ट के बाहर जो ऊपर और नीचे लगे बटन्स पर तीर लगा है वो लिफ्ट के अंदर बैठे लोगों को चुभाने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए है कि जब ऊपर जाना हो तो ऊपर की कॉल देनी है और जब नीचे जाना हो तो नीचे की कॉल देते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जाना नीचे हो लेकिन ऊपर जाने वालों में घुस जाएंगे, कुछ फर्स्ट फ्लोर पर भी लिफ्ट से ही जाएंगे और कुछ लिफ्ट के अंदर ही थूक जाएंगे। 10 लोगों की लिफ्ट में 15 चढ़ जाएंगे। अब ऐसे लोगों को हम क्या समझाएंगे, लेकिन आपको समझाते हैं कि ये रवैया होता क्या है। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसे ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स कहते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी का बिहेवियर बन गया है। कॉन्सेप्ट क्या है वो किसी और डॉक्यूमेंट्री में बताऊंगा, लेकिन बिहेवियर अभी एग्जाम्पल से समझाता हूं। और एग्जाम्पल क्या है ये मैं बताता हूं। हम लेंगे 3 तालाब। जी हाँ, तालाब ए, तालाब सी, तालाब बी, जिसमें बहुत सारी मछलियां हैं। तालाब ए है रजा का और तालाब बी है मौजम का, जबकि तालाब सी है लोगों का, यानी ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, अवाम का। अब रजा और मौजम ये दोनों अपना घर चलाने के लिए मछलियां पकड़ते हैं, मछलियों का काम करते हैं। रजा रोजाना तालाब से मछलियां पकड़ता है, लेकिन एहतियात से कि कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा मछलियां पकड़ने से मेरा तालाब खाली हो जाए और मैं बेरोजगार हो जाऊं। इसी तरह मौजम वो भी अपने तालाब से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता है। एक दिन रजा सोचता है कि यार मेरा गुजारा तो हो रहा है, लेकिन मुझे ब्रांडेड जूते भी चाहिए, अच्छे कपड़े भी चाहिए, गाड़ी भी लेनी है और उसके लिए होने चाहिए पैसे, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? ऐसा करता हूं कि तालाब सी जो आवाम का तालाब है उससे मछलियां पकड़ लेता हूं। लेकिन यार अगर मैं तालाब सी से मछलियां पकड़ता हूं तो लोगों के साथ तो ज्यादती होगी। लेकिन फिर रजा के जहन में ख्याल आता है कि यार अगर मैं ये सोचकर मछलियां ना पकड़ूं तालाब सी से और दूसरे लोग आकर मछलियां पकड़ने लग गए तो उनका फायदा हो जाएगा और मेरा नुकसान। यानी अगर मैं तालाब सी से मछलियां नहीं पकड़ता तो दूसरे लोग पकड़ लेंगे। इसका मतलब ये कि आवाम का नुकसान तो होना ही है ना, तो मैं अपना फायदा क्यों ना कर लूं। इसी सोच के साथ रजा तालाब सी से मछलियां पकड़ना शुरू कर देता है। फिर एक दिन मौजम के जहन में भी यही ख्याल आता है और वो भी अपनी ज़रूरियात के बजाय ख्वाहिशात को तरजीह देते हुए उनको पूरा करने के लिए तालाब सी से मछलियां पकड़ना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते कई रजा और मौजम तालाब सी से मछलियां पकड़ना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर हमारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, हम पीछे ना रह जाएं। और तालाब सी जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी उसका कोई पूछने वाला नहीं है, देखते ही देखते खाली हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप अपना घर सिक्योर करने के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी का मिसयूज़ करते हैं, उसके साथ जिना बिल जब्र करते हैं। इसी सोच के साथ डाकू डकैती करते हैं कि हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। इसी सोच के साथ सरकारी प्रोजेक्ट में करप्शन होती है कि अपने जो हलाल के पैसे हैं उनसे गुजारा तो हो नहीं रहा, चलो हराम का भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कर लेगा। यानी अपना घर साफ करो, मुल्क बर्बाद करो, दूसरों का हक खाकर अपना मुस्तकबिल रोशन करो। KFC बंद कराने जाओ तो माली गनीमत समझकर पेप्सी और 7 अप लूट लो। रोम में कहा जाता है कि 3 मिलियन 30 लाख लोग निकले, 30 लाख या 30,000 बंदा पाकिस्तान में निकल आए। सोचे क्या हालत होती होगी। दुकानें लूट लेते हैं, मार्केट्स लूटते हैं, 30 लाख लोग निकले, कुछ नहीं हुआ, इंतहाई पीसफुल प्रोटेस्ट। दुनिया के 600 शहरों में वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट हुए इराक वॉर के खिलाफ। ये शऊर ही की भी खैर उस सिलसिले में भी आप ये जो मैं आपके सामने मिसाल रख रहा हूँ, ये शऊर की भी मिसाल है। कैसे हो सकता है कि मैं बात करूं कि कुछ लोगों को नहीं मारा जाए पर उस प्रोटेस्ट में मैं किसी को मारूं? मतलब इट्स इलॉजिकल बिहेवियर है। हमारा जो प्रोटेस्ट होता है वो गुस्सा उसका सेंटर होता है।
हमें भड़ास निकालनी होती है तो हमें गाड़ियाँ मिल जाएं, हमें मोटरसाइकिल मिल जाए, किसी का बिजनेस मिल जाए, किसी की जान मिल जाए, हम उस पर निकाल देते हैं। जिंदगी जीने के भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं दोस्त। वैसे तो क्लास 1 के बच्चे को भी पता होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बूढ़ों को भी नहीं पता होते, क्योंकि हम समझते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी या प्लेसेस किसी की नहीं, या फिर हमारे बाप की है। जिस मुल्क में माय लाइफ माय रूल्स कहने वाले को कूल समझें, कानून को फॉलो करने वाले को फूल समझें, बुनियादी एथिक्स पर अमल करने वाले को फजूल समझें, अगर उन्हें कोई टोके तो ऐसे को मगरूर समझें, दिन भर तहजीब और तमीज की धज्जियां उड़ाकर रात में सारा इल्जाम हुकूमत पर लगाकर छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आकर बच्चों के सामने उनकी मां पर हाथ उठाकर अपने अजीजों का हक खाकर जो हुकूमत और रियासत को शेम करते हैं, यही वो लोग हैं जो ब्लेम गेम करते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पैसों का ना होना नहीं बल्कि शऊर का ना होना है। बिलीव मी, किसी रियासत में इनकलाब ना रिसोर्स डिस्कवर हो जाने से आता है, ना बड़ी बिल्डिंग्स बनाने से आता है, ना नए फैशन अपनाने से आता है, ना टीवी पर भाषण झाड़ने से आता है, ना एहतजाज से आता है, ना डंडे के जरिए आता है, ना किसी एक शख्स के जरिए आता है। इनकलाब सिर्फ और सिर्फ शऊर से आता है। अगर IMF सारे कर्जे मुआफ कर दे, अमेरिका डॉलर्स की बारिश कर दे, कारून खुद आकर अपना खजाना हमारे हवाले कर दे, दुनिया हमें सुपर पावर डिक्लेयर कर दे, लेकिन हम शऊर से खाली हों तो बर्बाद हो जाएंगे। और जानते हैं शऊर क्या है? दूसरों के लिए सोचना, कानून की इज्जत करना, गुड मैनर्स, प्राइवेसी का ख्याल रखना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, लाइन में खड़ा होना, पब्लिक प्लेसेस पर जोर से ना बोलना, गाड़ी पार्किंग में पार्क करना, कचरा डस्टबिन में डालना, जगह जगह गुटखा ना थूकना, अपनी तकरीब से किसी को तकलीफ ना देना, मुस्कुराकर बात करना, पब्लिक टॉयलेट साफ रखना। ये सिंपल चीजें सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि पूरी कौम की तकदीर बदल सकती हैं। शऊर से इनकलाब आ सकता है, पर ऑब्वियसली दैट टेक्स टाइम, और वो क्लिक बेट ही नहीं है ना। अगर मैं बोलूँ कि मैं 100 दिन में या 200 दिन में या 1000 दिन में पाकिस्तान को तब्दील कर लूँगा तो अच्छी हेडलाइन भी बन जाती है। पर अगर मैं आपको बोलूँ कि यार मेरे साथ आप रहो 20 साल 25 साल में हम पाकिस्तान को चेंज कर लेंगे, तो उसके लिए मेहनत चाहिए। आपको पता है हमारा नंबर दुनिया के टॉप पॉलिटेड कंट्रीज में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ 47,000 टन कचरा रोजाना जलाया जाता है, जो स्मोक की सबसे बड़ी वजह है। लाहौर 2024 में दुनिया के सबसे ज्यादा आलूदा शहर का एहसास अपने नाम कर चुका है। ये चार्ट देख रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एक ऐसा पैमाना जो हवा में मौजूद आलूदगी की सतह को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें 6 इंडिकेटर्स दिए गए हैं और लाहौर इन 6 इंडेक्स में से कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि उसका एयर इंडेक्स 780 तक पहुंच गया था। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 94% अफराद को इस बात का एहसास तक नहीं है कि उनके फेंके गए कचरे से क्या नुकसान होगा। 80% आबादी को साफ पानी नहीं मिलता। कहने को तो सभी साफ मुआशरा चाहते हैं, लेकिन कुछ करने को तैयार नहीं। मुस्तकबिल बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलने को तैयार नहीं। भाई, जो कर सकते हो वो कर लो। इस चीज का रोना क्यों रोते हो कि जिस पर इख्तियार नहीं। दुनिया की कोई भी हुकूमत अकेले सोसाइटी नहीं बदल सकती। आम शख्स को जिम्मेदारी लेना पड़ती है, अपना कसूर तलाश करना पड़ता है। जो रेड लाइट पर दौड़ लगाए, वन वे से रॉन्ग साइड आए, अपने अंडर एज बच्चे के हाथ में गाड़ी की चाबी पकड़ाए, घर बैठे बगैर टेस्ट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए, ट्रक और बस के बीच से निकलने की कोशिश में टांगे तोड़वाए, फिर लोगों के साथ मिलकर डंपर जलाए। मेरे दोस्त, ऐसे तो नहीं चलेगा। दुनिया के 10 तरक्की याफ्ता मुल्क देखो, जापान, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, सिंगापुर, फिनलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, स्वीडन और कनाडा। इनकी सोसाइटीज में कुछ चीजें कॉमन हैं: पंक्चुअलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ लॉ। रियासत मदीना क्या थी? मदीना वही था, लोग वही थे, वसाइल और मसाइल वही थे। फिर कैसे वही अरब जो जहालत की तारीकी में डूबा हुआ था पूरी दुनिया के लिए फलाही रियासत की एक मिसाल बन गया। ये हमारा दीन ही था जो सिविक सेंस लाया, छोटे बड़े का एहतराम सिखाया, माँ के पैरों में जन्नत और बाप को जन्नत का दरवाजा बनाया, इंसान तो इंसान जानवर का भी हक बताया, सफाई को निफ्स ईमान बनाया। ये कुरान ही तो है जिसने एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल ठहराया।
अदल व इंसाफ का मतलब समझाया, अरबी और अजमी का फर्क मिटाया, सबको कानून के ताबे लाया, जो जहालत के अंधेरों में शऊर की उम्मीद बनकर आया। फूड नेविगेटर एशिया.com के मुताबिक हमारे मुल्क में 77.89% दूध मिलावट शुदा है। जापान 2 ट्रिलियन सिर्फ शहरों की सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च करता है। जर्मनी 4 बिलियन यूरो, अमेरिका 10 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान सफाई तो छोड़ें, सेहत का बजट और तालीम का बजट ना होने के बराबर है। और जो रखा जाता है वो भी करप्शन की नजर हो जाता है। याद रखें, मुल्क नहीं कौम तरक्की करती है, जिसके लिए किसी खजाने से ज्यादा अहम एहसास जिम्मेदारी होना जरूरी है। और ये शुरू होता है खुद से। किसी भी मसले को एड्रेस करने के 2 एंगल होते हैं। उस एंगल को छोड़ दें जो आपके हाथ में नहीं, और उस पर फोकस कर लें जो आप कर सकते हैं। बेशक हम पूरे मुल्क का कचरा नहीं उठा सकते, लेकिन अपना कचरा तो डस्टबिन में डाल सकते हैं। बेशक हम पूरे मुल्क की बिल्डिंग्स पर लगे पान और गुटखे के धब्बे साफ नहीं कर सकते, लेकिन खुद को तो जगह जगह थूकने से रोक सकते हैं ना यार। बेशक हम ट्रैफिक के मसाइल हल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी गाड़ी वो तो सही जगह पर पार्क कर सकते हैं। तो भाई जब किसी और मुल्क में जाते हैं तब भी तो ये काम करते हैं ना, तो फिर अपने मुल्क में क्यों नहीं? अब आप कहेंगे कि एक मेरे करने से क्या होगा, तो भाई जब इसी सोच ने पूरा मुल्क गंदा कर दिया तो यही सोच हमें कामयाब भी कर सकती है कि एक मेरे करने से क्या होगा। बंगलुरु में कुछ लोगों ने एक तजर्बा किया। एक दीवार जो कि पान से भरी हुई थी उसे साफ किया और वहां फूलों के गुलदस्ते रख दिए, और वहां लोगों ने पान थूकना छोड़ दिया। इसी तरह जिस जगह पर कचरा जलाया जाता था उसे साफ करके वहां भी पौधे लगा दिए गए, तो लोगों ने वहां कचरा फेंकना भी छोड़ दिया। आप भी शुरू कीजिए, अपनी गली से, फिर अपने मोहल्ले, फिर इलाका, फिर शहर। हाँ, उसमें वक्त लगेगा। ये 3 नस्लों के बाद दिखाई देना शुरू करती है। तमव्वुल कहते हैं एफ्लुएंस को, कि खुशहाली और कि तालीम याफ्ता घराना। जब तक चौथी नस्ल नहीं तब तक वो दिखना नहीं शुरू करता, वो अमाल में नहीं झलकता। आपने डिग्री तो हासिल कर ली, BA कर लिया, MA कर लिया, लॉ कर लिया, हो आप डंगर। याद है शुरू में मैंने कहा था कि दुनिया का सबसे पहला एड इब्लीस ने बनाया था। उसका सिविक सेंस से क्या ताल्लुक, बताता हूँ। 1970 में अमेरिका ने लोगों की आदतें और रवैये बदलने के लिए ऐसे एड्स बनाए जो फुल ऑफ इमोशंस थे, और उन एड्स के जरिए लोगों का माइंड सेट स्मोकिंग के लिए बनाया। तंबाकू की कंपनियां अक्सर डॉक्टर्स को अपने इश्तिहारात में दिखाती हैं कि ताकि ये जाहिर किया जा सके कि सिगरेट नोशी महफूज है। मिसाल के तौर पर 1949 में वॉइसरॉय सिगरेट के इश्तिहार में एक दांतों के डॉक्टर ने ब्रांड की सिफारिश की और कहा, वॉइसरॉय फिल्टर द स्मोक। इस तरह के इश्तिहारात का मकसद अवाम के खदशात को कम करना था। 1968 में वर्जीनिया स्लिम सिगरेट ने खवातीन को हदफ बनाया। इस इश्तिहार का नारा था, You have come a long way, baby। यानी सिगरेट नोशी को औरतों की आज़ादी और खुद मुख्तारी की अलामत के तौर पर पेश किया गया। उसके अगेंस्ट मैड मैगजीन ने 1960 में तंबाकू नोशी के खिलाफ तंजिया इश्तिहारात शाया किए। एक मशहूर इश्तिहार में मार्बल रॉ फर्जी ब्रांड दिखाया गया, जिसमें कब्रिस्तान को सिगरेट नोशी के नताइज के तौर पर पेश किया गया। इस तरह के इश्तिहारात ने हंसी मजाक के जरिए अवाम को झंझोड़ा। 1970 में आग से बचाव की अवामी सर्विस मुहिम्मात के जरिए स्टॉप ड्रॉप एंड रोल जैसी तरबियत दी गई। उन इश्तिहारात में बच्चों के जलने जैसे जज्बाती मनाजिर दिखाए जाते थे ताकि अवाम में खौफ के जरिए शऊर बेदार किया जा सके। क्या किया जा सके? शऊर बेदार किया जा सके। सेफगार्ड किसे याद नहीं होगा, वो भी एक ऐड ही था जिसके थ्रू बच्चों को हाथ धोने, नहाने और साफ रहने की तरगीब दी गई। अगर सोसाइटी ठीक करना चाहें तो बहुत सारे टूल्स हैं, कई रास्ते हैं, बस नीयत साफ होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि किताबे दिल में जो सफ़े थे, सादा शऊर ने सब पे नोहे लिख दिए। अपनी आंखों पर शऊर का चश्मा लगाइए और फिर मुल्क पर नजर डालिए। आपको पता चलेगा कि मसाइल भी आपसे हैं और उनका हल भी आपके ही पास है, मगर उसकी इब्तिदा अपने घर से करनी होगी। अपने बच्चों को बचपन से ही आदतें डालें। मुन्ना मुँहते हैं, मुन्ना ही पानी डालेंगे। मुन्ना ने गंद की है, वही साफ करेंगे। मुन्ना ने खाना खाया है, बर्तन भी वही धोएंगे। मुन्ना ने गाड़ी तेज भगाई है, चालान भी वही देंगे। मुन्ना ने मुन्नी को छेड़ा है, सजा भी मुन्ना को भुगतना पड़ेगी। बस अपने अपने मुन्नों को ठीक करना शुरू कर दें, मुआशरा खुद ही सही हो जाएगा। तभी तो मुन्ना बड़े होंगे, और ये सब नहीं करेंगे तो मुन्ना मुन्ना ही रह जाएंगे।
और फिर देश का रेपुटेशन का दिखाएंगे।